Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Here is Rai Muhammad Kaisar Raza and we are going to discuss self-assessment test 2022. So discussion start करने के लिए चलते हैं बोर्ड की तरफ. Question number 1. A typical reflex arc includes alpha, 5 fundamental parts, beta, 4 fundamental parts, Charlie, 3 fundamental parts and delta, 2 fundamental parts. तो इस क्वेश्चन में बेटे दो कीवर्ड्स हैं जिनका आपने ध्यान रखना है. पहला कि एक टिपिकल रिफ्लेक्स आर्क में, टिपिकल रिफ्लेक्स आर्क, हर रिफ्लेक्स आर्क की बात नहीं हो रही, टिपिकल रिफ्लेक्स आर्क की बात हो रही है. और दूसरा 5 फंडामेंटल पार्ट्स उसने पूछे हैं, फंडामेंटल. तो जब हम टिपिकल रिफ्लेक्स आर्क की बेटे बात करें और फंडामेंटल पार्ट्स उसके जो एक टिपिकल रिफ्लेक्स आर्क में होते हैं वो 5 होते हैं. सो अल्फा यहां पे आंसर बनेगा. मैं नाम उनके बोल देता हूं उसी सीक्वेंस में. सबसे पहले रिसेप्टर होगा, रिसेप्टर से मैसेज सेंसरी न्यूरॉन रिसीव करेगा, सेंसरी न्यूरॉन से एसोसिएटिव न्यूरॉन, एसोसिएटिव न्यूरॉन से मोटर न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन से डायरेक्शन फाइनली आएगी इफेक्टर के पास. तो 3 किस्म के न्यूरॉन, शुरू में एक पार्ट रिसेप्टर और एंड पे एक पार्ट इफेक्टर. सो 3 + 2 5 पार्ट्स यहां पे बन जाते हैं. सो अल्फा इज द आंसर ऑफ दिस MCQ. 5 फंडामेंटल पार्ट्स. Question number 2. Which one of the following is an inhibiting factor? Alpha, GHRF, beta, TRFF, Charlie, GNRH and delta PIH. अब वन बाय वन इन चॉइसेस को हम खोल के बोलते हैं. ये चूंकि एब्रीविएटेड वे में यहां पे लिखी हुई हैं. तो अल्फा में है गोनैडल हार्मोन जो है, गोनैडोट्रोफिक हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर, यानी अल्फा में है जो गोनैडिक ट्रॉफिक हार्मोन के रिलीजिंग फैक्टर. बीटा में है थायराइड जो हार्मोन है उसका रिलीजिंग फैक्टर TRF. चार्ली में है गोनैडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन और डेल्टा में है प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन. तो यहां पे इनहिबिटिंग हार्मोन या इनहिबिटिंग फैक्टर तो जाहिर है डेल्टा में ही दिया गया है. बाकी अगर आप देखें तो वो रिलीजिंग फैक्टर या रिलीजिंग हार्मोन है तीनों. अल्फा में जो गोनैडोट्रोफिक हार्मोन्स हैं उनका रिलीजिंग फैक्टर, बीटा में जो थायराइड ग्लैंड के हार्मोन हैं उनका रिलीजिंग फैक्टर और चार्ली में गोनैडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन. सो यहां पे जो रेस्ट ऑफ द 3 चॉइसेस हैं उनमें रिलीजिंग फैक्टर या रिलीजिंग हार्मोन ही दिए गए हैं. सिर्फ डेल्टा में इनहिबिटिंग हार्मोन दिया गया है. सो वी विल गो विद डेल्टा. क्वेश्चन नंबर 3. अंडर सिक्रीशन ऑफ पैराथॉर्मोन मे कॉज अल्फा हाइपोकैल्सीमिया, बीटा हाइपरकैल्सीमिया, चार्ली हाइपरग्लाइसीमिया एंड डेल्टा हाइपोग्लाइसीमिया. यानी अगर पैराथॉर्मोन जो कि पैराथायराइड ग्लैंड का हार्मोन है उसे हम PTH से एब्रीविएट भी करते हैं, अगर इस PTH की डेफिशिएंसी हो जाए, ब्लड में कम सिक्रीट हो रहा हो, तो उसका आउटकम क्या होगा ये हमसे पूछा गया है. हमें मालूम है कि PTH का काम है बोन्स से कैल्शियम को रिलीज करवाना ब्लड में और यूं ब्लड में कैल्शियम के लेवल को रेज करना. अब जाहिर है अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो बोन्स से कैल्शियम की रिजॉर्प्शन रुक जाएगी और मुमकिन है कि उसका आउटकम ये हो कि ब्लड में कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाए. और यूं अल्फा यहां पे आंसर बनेगा. जहां तक ताल्लुक है बीटा का, हाइपरकैल्सीमिया यानी ब्लड में कैल्शियम का लेवल का बढ़ जाना, तो ये तो जाहिर है
पीटीएच की ओवर सिक्रीशन से ये हो सकता है, अंडर सिक्रीशन से नहीं हो सकता। इसी तरह हाइपरग्लाइसीमिया है ब्लड में ग्लूकोज के लेवल का बढ़ जाना, और ब्लड में ग्लूकोज का लेवल तब बढ़ेगा जब इंसुलिन की एक्सेस हो जाए, क्योंकि इंसुलिन का काम है कि वो हमारे ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को नॉर्मल लेवल पे रखे, कम रखे। तो जाहिर है इंसुलिन की डेफिशिएंसी से एक्सेस ऑफ ग्लूकोज हो सकती है, यानी हाइपरग्लाइसीमिया हो सकता है। इसी तरह इंसुलिन की अगर एक्सेस है तो उससे हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, यानी ब्लड में ग्लूकोज की डेफिशिएंसी हो जाए, जितना ग्लूकोज होना चाहिए उतना भी ना हो। तो यूं यहां पे स्टेटमेंट के मुताबिक जो आंसर बनेगा वो बनेगा अल्फा हाइपोकैल्सीमिया। क्वेश्चन नंबर 4, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इज कैरिड आउट बाय अल्फा स्मूथ मसल्स, बीटा कार्डियक मसल्स, चार्ली स्केलेटल मसल्स एंड डेल्टा वॉलंटरी मसल्स। तो आंसर बेटे यहां पे बनेगा स्मूथ मसल्स। बेसिकली हमारी जो गट है उसके अंदर स्मूथ मसल्स मौजूद हैं जो कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। जहां तक ताल्लुक है कार्डियक मसल्स का, तो ये हार्ट की जो मूवमेंट्स हैं उसको कंट्रोल करते हैं। स्केलेटल मसल हमारी जो स्केलेटन की मूवमेंट्स हैं उसको कंट्रोल करते हैं, और इन्हीं को ही हम वॉलंटरी मसल भी कहते हैं, क्योंकि स्केलेटल मसल हमारे इरादे के ताबे काम करते हैं, हमारी विल के कंट्रोल में हैं, तो इसलिए उन्हें हम वॉलंटरी मसल भी कहते हैं। जहां तक स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स का ताल्लुक है तो ये विल के हिसाब से इनवॉलंटरी कैटेगरी में आते हैं, ये वॉलंटरी कैटेगरी में नहीं आते। सो आंसर बनेगा अल्फा स्मूथ मसल्स। क्वेश्चन नंबर 5, adjacent myosin filaments are joined together at a point halfway along their length through alpha Z line, beta M line, Charlie myosin heads and delta क्रॉस ब्रिजेस। यानी दो जो एडजेसेंट मायोसिन फिलामेंट्स हैं जिन्हें हम थिक मायोफिलामेंट भी कहते हैं, वो किस पॉइंट पे आपस में अटैच होते हैं, ये हमने इस क्वेश्चन में बताना है। तो इसके लिए हम एक सार्कोमियर का स्केच ले लेते हैं। ये हमारे पास एक जी लाइन या जी डिस्क है, ये दूसरी जी लाइन या जी डिस्क है। दोनों जी लाइंस या जी डिस्क के बीच में हमें मालूम है कि थिन मायोफिलामेंट्स या एक्टिन मायोफिलामेंट्स ने होना है। सो ये एक्टिन मायोफिलामेंट्स और थिन मायोफिलामेंट्स हैं। अब इनके सेंटर में ये मीडियन लाइन है जिसे हम एम लाइन बोल रहे हैं, और इसके इस तरफ भी आप देखें तो थिक मायोफिलामेंट या मायोसिन फिलामेंट जिसे हम कह रहे हैं वो है, और इस तरफ भी, और यहां इनकी क्रॉस ब्रिजेस है। तो दोनों तरफ जो एडजेसेंट है उनका मिडवे जो है या जो मिड पॉइंट है दैट इज बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय एम लाइन। सो एम लाइन विल बी द आंसर व्हिच हैव बीन गिवन इन बीटा। जबकि जो जी लाइन होती है ये बेसिकली इसके साथ आप देखें तो थिन फिलामेंट्स जो हैं या एक्टिन फिलामेंट्स जो हैं वो अटैच हुए हैं, और अगर नेक्स्ट एडजेसेंट हम सार्कोमियर ले लें तो आप कह सकते हैं कि जी लाइन जो है वो एडजेसेंट थिन मायोफिलामेंट्स को आपस में अटैच कर रही है। तो यहां पे आंसर बनेगा बीटा। क्वेश्चन नंबर 6, पिवट जॉइंट इज अ टाइप ऑफ अल्फा फाइब्रस जॉइंट, बीटा कार्टिलेजनस जॉइंट, चार्ली सिनोवियल जॉइंट्स एंड डेल्टा ग्लाइडिंग जॉइंट्स। तो बेसिकली मूवमेंट के हिसाब से हम तीन कैटेगरीज जॉइंट्स की बनाते हैं, और स्ट्रक्चर के लिहाज से भी तीन ही बनती हैं। मिसाल के तौर पे फाइब्रस जॉइंट्स इमूवेबल जॉइंट हैं, और उनको हम स्ट्रक्चर के हिसाब से फाइब्रस जॉइंट भी कहते हैं। बीटा में कार्टिलेजनस जॉइंट्स दिए हुए हैं, ये स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स की कैटेगरी में आते हैं और कार्टिलेज के बने हुए हैं। जबकि चार्ली में सिनोवियल जॉइंट्स दिए हुए हैं, इनके बीच में सिनोवियल फ्लूइड होता है, इसलिए इन्हें हम
सिनोवियल जॉइंट्स कहते हैं, लेकिन मूवमेंट के एतबार से ये फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स होते हैं। अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि जो पिवट जॉइंट है वो किस कैटेगरी में फॉल करता है। तो जो पिवट जॉइंट है वो सिनोवियल जॉइंट्स की कैटेगरी में फॉल करता है, क्योंकि ये फ्रीली मूवेबल जॉइंट है। इसकी वजह से रोटेशनल मूवमेंट होती है। ये हमारे जो हेड की ये साइड वाइज मूवमेंट है, रोटेशनल मूवमेंट, ये बेसिकली पिवट जॉइंट की वजह से ही है। सो पिवट जॉइंट जो है ये सिनोवियल जॉइंट है। ग्लाइडिंग जॉइंट भी सिनोवियल जॉइंट है, लेकिन हमसे जाहिर है पूछा जा रहा है कि पिवट जॉइंट किस कैटेगरी में फॉल करता है। तो पिवट जॉइंट जो है वो सिनोवियल जॉइंट की कैटेगरी में फॉल करता है। चार्ली, क्वेश्चन नंबर 7, द मसल्स विद इंटरमीडिएट स्पीड ऑफ कंट्रैक्शन आर अल्फा स्मूथ मसल्स, बीटा कार्डियक मसल्स, चार्ली स्ट्राइएटेड मसल्स एंड डेल्टा स्केलेटल मसल। यानी वो मसल जिनकी स्पीड ऑफ कंट्रैक्शन दरमियानी हो, इंटरमीडिएट हो, तो सबसे स्लो स्पीड ऑफ कंट्रैक्शन है स्मूथ मसल्स की, जो कि अल्फा में दिए गए हैं, जबकि इंटरमीडिएट स्पीड ऑफ कंट्रैक्शन है कार्डियक मसल्स की, जो कि बीटा में दिए गए हैं, और वही यहाँ पे आंसर है। जबकि जो स्केलेटल मसल्स हैं वो सबसे स्पीडी कंट्रैक्शन शो करते हैं, जो कि डेल्टा में दिए गए हैं। जबकि डेल्टा को ही आप स्ट्राइएटेड मसल भी कह सकते हो। बाज दफा कार्डियक मसल को भी हम स्ट्राइएटेड मसल कह देते हैं, क्योंकि उनमें भी इर्रेगुलर स्ट्राइएशंस मौजूद हैं। तो यहां पे जो आंसर बनेगा वो बनेगा बीटा। क्वेश्चन नंबर 8, फॉलोइंग आर द एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑफ ह्यूमन एक्सेप्ट अल्फा टेस्टिस, बीटा सेमिनल वेसिकल, चार्ली स्क्रोटम एंड डेल्टा कॉपुलेटरी ऑर्गन। तो आंसर बनेगा बीटा सेमिनल वेसिकल, क्योंकि टेस्टिस या टेस्टिकल ये भी एक्सटर्नल जेनिटेलिया में आते हैं ह्यूमन बीइंग में, और इनको कंटेन करती है एक मेम्ब्रेन जिसे हम कहते हैं स्क्रोटम, जो कि स्क्रोटल सैक बनाती है। उन स्क्रोटल सैक्स के अंदर जो टेस्टिस हैं या टेस्टिकल्स हैं वो मौजूद होते हैं। इसी तरह पीनस या कॉपुलेटरी ऑर्गन जो है वो भी एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑफ ह्यूमन मेल में आते हैं, लेकिन सेमिनल वेसिकल जो है वो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर मौजूद हैं। तो इस तरह से यहां पे आंसर बनेगा बीटा सेमिनल वेसिकल। क्वेश्चन नंबर 9, कंट्रैक्शन इज इंड्यूस्ड बाय वैरायटी ऑफ कॉजेज इन अल्फा स्मूथ मसल्स, बीटा स्केलेटल मसल्स, चार्ली स्ट्राइएटेड मसल्स एंड डेल्टा कार्डियक मसल्स। यानी ज्यादा वैरायटी ऑफ कॉजेज से कौन से मसल कंट्रैक्ट होते हैं। तो आंसर बनेगा अल्फा स्मूथ मसल, क्योंकि जो स्मूथ मसल्स हैं वो स्पॉन्टेनियसली भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, स्ट्रेच से भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, नर्वस स्टिमुलस से भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और हार्मोनल स्टिमुलस से भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जबकि जो कार्डियक मसल हैं उनकी कंट्रैक्शन स्पॉन्टेनियस है सिर्फ, और जो स्केलेटल मसल हैं उनकी कंट्रैक्शन नर्वस सिस्टम से है। तो सबसे ज्यादा वैरायटी ऑफ कॉजेज आपको मिलते हैं स्मूथ मसल्स में। क्वेश्चन नंबर 10, द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट सेल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी आर फाउंड इन अल्फा स्केलेटल सिस्टम, बीटा मस्कुलर सिस्टम, चार्ली रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड डेल्टा नर्वस सिस्टम। तो इसमें बेटे आंसर बनेगा चार्ली रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दोनों किस्म के सेल आपको मिलेंगे ह्यूमन बॉडी के। द स्मॉलेस्ट सेल स्पर्म है, जबकि द लार्जेस्ट सेल एग है। तो यूं ह्यूमन बॉडी का सबसे छोटा सेल भी और सबसे बड़ा सेल भी, ये दोनों रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमें मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, डैश अकर्स इन टंग एंड डैश अकर्स इन हाइपोथैलेमस। सो अल्फा में दिया गया है गस्टेशन एंड केमोरिसेप्शन, बीटा में केमोरिसेप्शन एंड गस्टेशन, चार्ली में गस्टेशन एंड ऑल्फेक्शन, एंड डेल्टा में ऑल्फेक्शन एंड गस्टेशन। जबकि जो करेक्ट सीक्वेंस बनती है वो अल्फा में बनती है। अब अल्फा को अगर मैं मिला के पढ़ूं तो गस्टेशन अकर्स इन टंग एंड केमोरिसेप्शन अकर्स इन हाइपोथैलेमस। सो अल्फा यहां पे ट्रू है। अब अगर बीटा को देखें तो केमोरिसेप्शन अकर्स इन टंग, ये तो ठीक है, लेकिन एंड गस्टेशन अकर्स इन हाइपोथैलेमस इज रॉन्ग, क्योंकि गस्टेशन है सेंस ऑफ टेस्ट, और सेंस ऑफ टेस्ट तो टंग में होती है। तो इसलिए यहां
हाफ ट्रू हो जाएगा, हाफ रॉन्ग हो जाएगा। इसी तरह चार्ली को देखिएगा, गस्टेशन अकर्स इन टंग एंड ऑल्फेक्शन अकर्स इन हाइपोथैलेमस। तो अब ऑल्फेक्शन है बेसिकली सेंस ऑफ स्मेल, जो कि नोज की एपिथेलियम में होती है। तो इस तरह से यहां पे भी वो पार्शियली रॉन्ग हो जाएगा। जबकि डेल्टा में है ऑल्फेक्शन अकर्स इन टंग, तो ऑल्फेक्शन तो टंग में नहीं होती, अभी मैंने बताया कि वो नोज की एपिथेलियम में होती है। जबकि गस्टेशन भी हाइपोथैलेमस में नहीं होगी, गस्टेशन होनी है टंग में। तो इस तरह से जो डेल्टा है वो मुकम्मली रॉन्ग हो जाएगा। तो इस तरह से जो एब्सोल्युटली करेक्ट चॉइस बनती है वो है अल्फा। क्वेश्चन नंबर 12, द रेशियो ऑफ नर्व सेल्स एंड न्यूरोग्लियल सेल्स इन ए नर्वस सिस्टम इज अल्फा 1:1, बीटा 1:2, चार्ली 1:5 एंड डेल्टा 1:10। तो द आंसर इसका है, द आंसर इज 1:1, क्योंकि जो नर्वस टिश्यू है बेटे वो दो कैटेगरीज में हम उसको डिवाइड कर लेते हैं। नर्वस टिश्यू इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, एक न्यूरॉन्स या नर्व सेल जो कि 50% ऑफ द नर्वस सिस्टम बनाते हैं, और दूसरे न्यूरोग्लियल सेल्स जो रेस्ट ऑफ द 50% ऑफ द नर्वस सिस्टम बनाते हैं। ये जो न्यूरॉन्स हैं जो फर्स्ट 50% बना रहे हैं, ये बेसिकली फंक्शनल यूनिट्स हैं, जबकि जो न्यूरोग्लियल सेल्स हैं इनका असिस्टिंग रोल है। ये नरिशमेंट भी देते हैं, प्रोटेक्शन भी देते हैं, इंसुलेशन भी देते हैं, इस तरह के काम वो करते हैं। लेकिन हैं दोनों टिश्यूज बराबर बराबर। सो 1:1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, ईच मायोसिन फिलामेंट इज सराउंडेड बाय अल्फा 6 एक्टिन फिलामेंट्स, बीटा 6 ट्रोपोमायोसिन फिलामेंट्स, चार्ली 2 एक्टिन फिलामेंट्स एंड डेल्टा 2 ट्रोपोमायोसिन फिलामेंट्स। तो इसमें बेटे आंसर बनेगा अल्फा। हमें मालूम है कि जो एक मायोसिन फिलामेंट है उसके गिर्द 6 एक्टिन फिलामेंट्स होते हैं टोटल, तो आंसर बनेगा अल्फा। क्वेश्चन नंबर 14, मोस्टली द नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स आर अल्फा एफरेंट न्यूरॉन। एफरेंट न्यूरॉन हम आमतौर पे सेंसरी न्यूरॉन्स को ही कहते हैं, और सेंसरी न्यूरॉन जो हैं उनके जो दोनों पार्ट्स हैं, जो डेंड्राइट हैं वो भी एक जोन की तरह का होता है, सिंगल डेंड्रॉन उसको कहते हैं, सिंगल फाइबर होता है, और एक्सोन और डेंड्रॉन दोनों मोस्टली माइलिनेटेड होते हैं। जबकि जो मोटर न्यूरॉन है इसका लॉन्ग एक्सोन होता है और वो भी मोस्टली माइलिनेटेड होता है। जबकि चार्ली में जो इंटर न्यूरॉन दिया गया है यही यहां पे आंसर बनेगा, क्योंकि इंटर न्यूरॉन मोस्टली जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसका पार्ट होता है, और इसका जो एक्सोन है वो भी डेंड्राइट जैसी लुक रखता है और वो नॉन माइलिनेटेड होता है। सो चार्ली यहां पे आंसर बनेगा इंटर न्यूरॉन। जबकि डेल्टा सेंसरी न्यूरॉन बेसिकली अल्फा एफरेंट न्यूरॉन और सेंसरी न्यूरॉन सिनोनिम है, और इसके बारे में बात हो चुकी। क्वेश्चन नंबर 15, इन फॉलोइंग फिगर हाइपरपोलराइजेशन इज लेबल्ड बाय। तो नीचे एक फिगर दी गई है, उसकी लेबलिंग मौजूद है। लेबलिंग दी गई है 1 2 3 4 5 इस तरह से। अब हमने इसमें से पहचानना है कि 1 किसको कर रहा है लेबल, 2 किसको कर रहा है, 3 किसको कर रहा है, 4 किसको कर रहा है, और फिर हाइपरपोलराइजेशन कौन सी लेबलिंग रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां पे आंसर बनता है 4 डेल्टा। जो 4 नंबर है ये बेटे यहां पे हाइपरपोलराइजेशन को बेसिकली लेबल कर रहा है। 1 जहां से बेसिकली पोलराइज्ड स्टेट है या रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, वहां से हम स्टार्ट करते हैं, और फिर एक तरफ से स्टिमुलस आता है, पहले वो थ्रेशोल्ड लेवल अटेन करता है, और जैसे ही वो थ्रेशोल्ड लेवल अटेन करता है तो फिर उसमें डीपोलराइजेशन शुरू हो जाती है जो 2 से लेवल की हुई है, और फिर वो एक पीक अटेन करके जब रीपोलराइजेशन यानी डाउनवर्ड ट्रेंड स्टार्ट करता है तो वहां हमने उसको 3 से लेवल कर दिया हुआ है। लेकिन फिर अगेन देखें
वो रेस्टिंग स्टेट वाले लेवल से भी लाइन नीचे चली जाती है। ये जब रेस्टिंग वाले लेवल से भी नीचे लाइन जाती है, ये हाइपर पोलराइजेशन वाली फेज है और इसे 4 से हमने लेबल किया है। तो यूं डेल्टा इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड अंडर अल्फा थैलेमस, बीटा हाइपोथैलेमस, चार्ली सेरिब्रम एंड डेल्टा सेरिबलम। तो पिट्यूटरी ग्लैंड चूंकि ब्रेन के अंदर ही होता है और इसकी लोकेशन होती है हाइपोथैलेमस के बिल्कुल नीचे, तो बीटा यहां पे आंसर बनेगा। एक स्टाक के जरिए से ये अटैच्ड होता है वहां ब्रेन के साथ हाइपोथैलेमस के बिल्कुल नीचे। क्वेश्चन नंबर 17, मिक्स्ड नर्व्स कंटेन अल्फा 2 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। यस, 2 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स उसमें होंगी, मोटर न्यूरॉन भी होंगी, सेंसरी भी होंगी, तभी तो उसको आप मिक्स नर्व कह रहे हैं। जबकि बीटा 3 न्यूरॉन जी नहीं, 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन नहीं होती, 4 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन भी नहीं होती और 5 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन भी नहीं होती। यहां आंसर बनेगा अल्फा। मोटर न्यूरॉन और सेंसरी न्यूरॉन 2 टाइप्स होती हैं, इसलिए 2 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, मेन न्यूट्रिशनल पार्ट ऑफ नर्व सेल इज अल्फा डेंड्रॉन। डेंड्रॉन डेंड्राइट की ही मॉडिफाइड फॉर्म है जब वो एक्सोन लाइक शेप रखे, लेकिन ये मेन न्यूट्रिशनल पार्ट नहीं है किसी न्यूरॉन का। बीटा एक्सोन, तो एक्सोन भी मेन न्यूट्रिशनल पार्ट नहीं है, एक्सोन का काम है सेल बॉडी से अवे लेके जाना मैसेज को, जबकि डेंड्रॉन का काम है मैसेज को सेल बॉडी की तरफ लेके आना। चार्ली सोमा, सो सोमा इज द आंसर। सोमा या सेल बॉडी जो है वो मेन न्यूट्रिशनल पार्ट है जिसमें न्यूक्लियस भी होता है और न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। सो यहां पे आंसर बनेगा चार्ली सोमा। डेंड्राइट्स भी बेसिकली फाइब्रस प्रोसेसेस हैं जो कि मैसेज को सेल बॉडी की तरफ लेके आते हैं, वो भी मेन न्यूट्रिशनल पार्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19, ग्रेव्स डिजीज इज अ रिजल्ट ऑफ अल्फा ओवर एक्टिविटी ऑफ थायराइड, बीटा अंडर एक्टिविटी ऑफ थायराइड, चार्ली ओवर एक्टिविटी ऑफ एड्रीनल एंड डेल्टा अंडर एक्टिविटी ऑफ एड्रीनल। तो बेसिकली यह आंसर बनेगा अल्फा। ओवर एक्टिविटी ऑफ थायराइड जब होती है बेटे तो तब बेसिकली ग्रेव्स डिजीज होती है, जबकि अगर अंडर एक्टिविटी हो तो ऐसी सूरत में ग्वाइटर अपीयर हो जाता है। तो यहां पे जो आंसर बनेगा वो बनेगा अल्फा ओवर एक्टिविटी ऑफ थायराइड। जबकि जो चार्ली और डेल्टा है वो एड्रीनल ग्लैंड से रिलेटेड ओवर एक्टिविटी और अंडर एक्टिविटी की अगर हम बात करें तो वहां पे एडिसन डिजीज और कशिंग डिजीज ये 2 डिजीजेस होती हैं, जबकि यहां ग्रेव्स डिजीज का जिक्र है, तो आंसर बनेगा अल्फा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, एन अप्रोप्रिएट स्टिमुलस टू इनिशिएट इंपल्स इज कॉल्ड अल्फा मैकेनिकल स्टिमुलस, बीटा केमिकल स्टिमुलस, चार्ली सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस एंड डेल्टा थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। तो आंसर बनेगा थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, यानी कम अज कम इतना स्टिमुलस जो कि इंपल्स जनरेट कर सके उसे हम थ्रेशोल्ड स्टिमुलस कहेंगे, और अगर वो इससे कम है तो फिर उसे हम सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस कहेंगे। जबकि वो मैकेनिकल हो या केमिकल हो इससे फर्क नहीं पड़ता। तो यूं स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली यहां आंसर बनेगा डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 21, पोलीयूरिया, पोलीडिप्सिया एंड पोलीफेगिया आर 3 कार्डिनल साइंस ऑफ अल्फा। डायबिटीज इंसिपिडस, बीटा डायबिटीज मेलाइटस, चार्ली इक्सोथैलेमिया एंड डेल्टा कशिंग्स डिजीज। तो बेसिकली यहां आंसर बनेगा बीटा डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस की ये तीनों बेटे सिम्टम्स हैं। पोलीयूरिया का मतलब है एक्सेसिव यूरिनेशन, जिसे हम बेसिकली सिम्टोमेटिकली अगर बात करें तो डायबिटीज इंसिपिडस भी कह सकते हैं, या यूं कह लें कि डायबिटीज इंसिपिडस में भी एक्सेसिव यूरिनेशन होती है। लेकिन पोलीडिप्सिया का मतलब है एक्सेसिव थर्स्ट, यानी प्यास बार बार लगना। अब जाहिर है ये दूसरी सिम्टम है, और तीसरी सिम्टम है भूख बार बार लगना। अब ये तीनों सिम्टम्स जब हम मिलाएं तो जिस डिसऑर्डर की तरफ
हाँ हमारा ध्यान जाएगा, दैट हैव बीन गिवन इन बीटा डायबिटीज मिलाइटस। क्वेश्चन नंबर 22, ऑल बॉडी ऑर्गन्स हैव नोसिसेप्टर्स एक्सेप्ट अल्फा हार्ट। नोसिसेप्टर्स हम पेन के रिसेप्टर्स को कहते हैं और हार्ट में मौजूद होते हैं, लिवर में भी मौजूद होते हैं। बीटा चार्ली ब्रेन में नहीं होते, यानी ब्रेन के अंदर जो नोसिसेप्टर्स हैं वो नहीं है, लंग्स में भी हैं, हार्ट में भी हैं, लिवर में भी हैं। आंसर बनेगा चार्ली। सो जो हेडिक वगैरह इंसान को होती है वो बेसिकली ब्रेन के उसमें ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता, उसमें जो ब्रेन की सराउंडिंग में डिफरेंट पार्ट्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि ब्रेन में तो पेन के रिसेप्टर मौजूद ही नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 23, कॉन्ड्रोसाइट्स गिव राइज टू कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड अल्फा टेंडन, बीटा लिगामेंट, चार्ली बोन एंड डेल्टा कार्टिलेज। अब बेसिकली कॉन्ड्रोसाइट्स कार्टिलेज बनाते हैं, तो यूं आंसर बनेगा डेल्टा। ये अलग बात है कि कार्टिलेज की दो टाइप्स हैं जो कि अल्फा और बीटा में दी गई हैं, लेकिन जाहिर है हम उस चॉइस के साथ जाएंगे जो जनरल हो, क्योंकि यहाँ पे जनरल बात हो रही है। तो इस तरह से डेल्टा यहाँ पे आंसर बनेगा। जहाँ तक ताल्लुक है चार्ली का बोन, तो बोन बनाना कॉन्ड्रोसाइट्स का काम नहीं है, वहाँ पे ऑस्टियोसाइट्स वगैरह यूज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, मसल्स आर एसोसिएटेड विद फॉलोइंग फंक्शंस इन ह्यूमन बॉडी एक्सेप्ट अल्फा हीट प्रोडक्शन। जाहिर है जो शिवरिंग थर्मोजेनेसिस है उसमें हमारे स्केलेटल मसल एक्टिवेट होते हैं और वो हीट जनरेट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। बीटा हीट लॉस, तो हीट लॉस से डायरेक्ट लिंक मसल्स का नहीं बनता, अगरचे स्मूथ मसल वैजोडाइलेशन में इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होंगे। जबकि चार्ली लोकोमोशन, तो लोकोमोशन भी जाहिर है डायरेक्टली जो हमारे स्केलेटल मसल्स हैं वो इन्वॉल्व हैं। और डेल्टा पेरिस्टालसिस में भी जो स्मूथ मसल्स हैं वो डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं। तो एमसीक्यू टाइप एग्जाम में बेटे हमने सम टाइम बेस्ट चॉइस देखनी होती है। सो स्टेटमेंट को अगर आप पढ़ें और फिर चारों चॉइसेस को आप देखें तो अल्फा, चार्ली और डेल्टा यहां पे मसल डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, जबकि बीटा में इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, यानी वो वैजोडाइलेट करवाएंगे वेसल को, उसके वजह से वेसल में ब्लड जाएगा, लेकिन ब्लड फिर आगे परस्पायरेशन से ठंडा होगा, तो यूं वो डायरेक्ट टेम्परेचर को नीचे लाने में रोल प्ले नहीं कर रहे। तो इस तरह से बेस्ट चॉइस के असूल के तहत हम यहां पे बीटा को पिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, फॉलिकल एट्रीजिया इज अल्फा डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स। तो डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल को तो हम फॉलिकल एट्रीजिया नहीं कहते, फॉलिकुलराइजेशन तो कह सकते हैं, फॉलिकल एट्रीजिया नहीं। बीटा डीजनरेशन ऑफ फॉलिकल, यस, जब एक फॉलिकल ग्राफियन फॉलिकल के तौर पे मैच्योरेशन की तरफ चल पड़ता है तो रेस्ट ऑफ द फॉलिकल डीजनरेट हो जाते हैं, तो दिस इज कॉल्ड एज फॉलिकल एट्रीजिया। जबकि चार्ली ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फॉलिकल तो एक जनरल टर्म है, जबकि लुटिनाइजेशन ऑफ फॉलिकल वो जब एक ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होता है, ओविलेशन हो जाती है, उसमें से एग या अवम रिलीज हो जाता है, तो जो रप्चर्ड फॉलिकल है उसकी लुटिनाइजेशन होती है। जबकि हम यहां बात कर रहे हैं फॉलिकल एट्रीजिया की, यानी एक फॉलिकल जब मैच्योर होना शुरू हो गया, उसमें ओजेनेसिस स्टार्ट हो गई और एग की डेवलपमेंट का प्रोसेस स्टार्ट हो गया, तो बाकी सारों सब जो है उनका डीजनरेट हो जाना, दैट इज कॉल्ड एज फॉलिकल एट्रीजिया। क्वेश्चन नंबर 26, द स्मॉलेस्ट मसल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी लाई इन दी अल्फा ईयर, बीटा आई, चार्ली हार्ट एंड डेल्टा लिवर। यानी सबसे छोटा जो मसल है हमारा वो किस ऑर्गन से एसोसिएटेड है, तो वो ईयर से एसोसिएटेड है जी। ईयर के अंदर स्मॉलेस्ट बोन मौजूद है जिसे हम कहते हैं स्टेप्स, और उसी स्टेप्स बोन जो है उससे एसोसिएटेड जो मसल है वो दी स्मॉलेस्ट मसल ऑफ आवर बॉडी है। यानी स्टेप्स जो कि इंटरनल ईयर बोन है, 3 किस्म की बोन्स हैं उनमें से एक है, बाकी आप जानते हैं इंकस है और
मैलियस है। ये 3 इंटरनल ईयर बोन्स हैं, लेकिन इनमें से स्टेप्स सबसे छोटी है और इसके साथ एसोसिएटेड मसल जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट मसल है हमारी बॉडी का। क्वेश्चन नंबर 27, स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुएशन मींस देयर वाज नो अल्फा लुटिनाइजेशन, बीटा ओव्यूलेशन, चार्ली फर्टिलाइजेशन एंड डेल्टा फॉलिकल फॉर्मेशन। यानी अगर मेंस्ट्रुएशन शुरू हो गई है तो ये किस चीज की निगेशन है? तो ये फर्टिलाइजेशन की निगेशन है जी, क्योंकि लुटिनाइजेशन तो होगी तो एग रिलीज होगा और बाद में कॉर्पस लुटियम बनेगा, इसी तरह फॉलिकल बनेगा तो ओव्यूलेशन होगी। तो ये बाकी जो तीनों चेंजेस हैं वो निगेट नहीं करती फर्टिलाइजेशन को। जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो चूंकि प्रेगनेंसी नहीं होगी, और अगर प्रेगनेंसी नहीं होगी तो वो जो एग है वो भी डीजनरेट हो जाएगा और यूट्रस के अंदर जितनी भी लेयर्स ले डाउन हुई हैं वो भी डिसरप्ट हो जाएंगी और मेंस्ट्रुएशन शुरू हो जाएगी। लिहाजा मेंस्ट्रुएशन का शुरू होना इस बात की अलामत है कि फर्टिलाइजेशन और कंसेप्शन नहीं हुई। क्वेश्चन नंबर 28, द हार्डेस्ट वर्किंग मसल इन द बॉडी आर अल्फा स्ट्राइएटेड मसल्स, बीटा स्मूथ मसल्स, चार्ली स्केलेटल मसल एंड डेल्टा कार्डियक मसल। सो हार्डेस्ट से यहां मुराद है इनफिटिगेबल, यानी जो आसानी से थके नहीं, इन्हें आप इन एग्जॉस्टेबल भी कह सकते हो। अब हमें मालूम है कि जो हमारे कार्डियक मसल्स हैं ये पैदाइश से पहले काम शुरू कर देते हैं, यानी जब फीटल स्टेज से ये हार्ट जो है वो बीट करना शुरू कर देता है और टिल डेथ वो बीट करता रहता है। तो इस तरह से सबसे जो इनएग्जॉस्टेबल हैं या सबसे जो हार्डेस्ट वर्किंग मसल्स हैं वो कार्डियक मसल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 29, पिक अप द वन हैविंग मोर जॉइंट्स, अल्फा चाइल्ड, बीटा एडल्ट, चार्ली मेल एंड डेल्टा फीमेल। तो आंसर होगा चाइल्ड। एक चाइल्ड में मैक्सिमम नंबर ऑफ जॉइंट्स होगा क्योंकि उसमें जो क्रेनियल बोन्स हैं पैदाइश के वक्त वो भी अभी फ्यूज नहीं हुई होती, तो उनके भी जो आपस में कॉन्टेक्ट पॉइंट्स हैं वो मूवेबल होते हैं और वो जॉइंट्स के तौर पे एक्ट कर रहे होते हैं। जबकि लेटर ऑन फिर चाइल्डहुड के ऑनवर्ड जब डेवलपमेंट प्रोसीड कर रही होती है तो कई सारी बोन्स जो हैं वो फ्यूज हो जाती हैं, तो इस तरह से वहां पे मूवमेंट नहीं रहती। सो सबसे ज्यादा जो जॉइंट्स होंगे वो चाइल्ड में होंगे, अल्फा। क्वेश्चन नंबर 30 के लिए हम चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30, पीटीएच एंटेगोनाइजेस द एक्शन ऑफ अल्फा एड्रेनालिन, बीटा नॉर एड्रेनालिन, चार्ली कॉर्टिसोल एंड डेल्टा कैल्सिटोनिन। तो अब कैल्सिटोनिन का काम है ब्लड में से कैल्शियम को लेके बोन्स पे डिपॉजिट करवाते रहना और यूं कैल्शियम के लेवल को ब्लड में कम करना, जबकि पीटीएच का काम है बोन्स से कैल्शियम को रिजॉर्ब करवा के ब्लड में रिलीज करते रहना। तो यूं दोनों एक दूसरे के एक्शन को एंटेगोनाइज कर रहे हैं, एक दूसरे के अपोजिट काम कर रहे हैं। सो आंसर बनेगा डेल्टा कैल्सिटोनिन। क्वेश्चन नंबर 31, acute form of arthritis results from alpha higher level of uric acid, beta low level of uric acid, charlie bacterial invasion and delta viral invasion। तो चार्ली बैक्टीरियल इन्वेजन से जो आर्थराइटिस होता है, जो जोड़ों का दर्द होता है, वो एक्यूट होता है। एक्यूट उस बीमारी को कहते हैं जो ऑल ऑफ सडन सवियर हो जाए, शिद्दत अख्तियार कर जाए। तो एक्यूट किस्म का जो आर्थराइटिस है वो आमतौर पे बैक्टीरियल इन्वेजन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन से होता है। क्वेश्चन नंबर 32, बर्ड्स हैव बेस्ट डेवलप्ड अल्फा सेरेब्रम, बीटा सेरिबेलम, चार्ली मेडल्ला एंड डेल्टा पोन्स। तो बर्ड्स में हाइंड ब्रेन का पार्ट सेरिबेलम जो है वो सबसे बेस्ट डेवलप्ड है क्योंकि एक बड़ी ही कम्प्लेक्स एक्टिविटी फ्लाइट उन्होंने कैरी आउट करनी है और फ्लाइट में जाहिर है जो स्केलेटल मूवमेंट्स हैं वो इन्वॉल्व हैं और स्केलेटल मूवमेंट्स जितनी भी हैं उन्हें कोऑर्डिनेट करना, उनमें रिदम पैदा करना, ये इसका काम है सेरिबेलम का। तो बर्ड्स में सेरिबेलम
इंसानों से भी ज्यादा डेवलप्ड होता है। क्वेश्चन नंबर 33, suitable temperature for most efficient spermatogenesis is around alpha 37 degree Celsius, beta 36 degree Celsius, Charlie 35 degree Celsius and delta 38 degree Celsius। तो आंसर बनेगा चार्ली 35 डिग्री सेल्सियस। बेसिकली स्पर्म बनाने का जो अमल है जिसे हम स्पर्मेटोजेनेसिस कह रहे हैं, ये हमारे नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से कोई ऑलमोस्ट 2 डिग्री लेस जो टेम्परेचर है उस पे बेहतर अंदाज में चलता है। इसीलिए जो टेस्टिस हैं ह्यूमन मेल में वो आउटसाइड द बॉडी रखे गए हैं और एक फ्लेक्सिबल स्क्रोटल सैक में रखे गए हैं। और जब गर्मियों का मौसम होता है, हमारा बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा हाई होता है, तो ऐसी सूरत में जो स्क्रोटल सैक है वो एक्सटेंड कर जाता है और यूं जो टेस्टिस हैं वो बॉडी से और फासले पे चले जाते हैं ताकि स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस रुके नहीं। सो स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस है उसके लिए सूटेबल टेम्परेचर है 35 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 34, यूरिनोजेनिटल डक्ट इज द अदर नेम फॉर अल्फा वेजाइना, बीटा यूरेटर, चार्ली पीनस एंड डेल्टा यूरिथ्रा। तो बेसिकली ह्यूमन मेल में यूरिथ्रा को हम यूरिनोजेनिटल डक्ट भी कहते हैं क्योंकि जो यूरिथ्रा है वो यूरिनरी रोल भी प्ले कर रही है ह्यूमन मेल में और जेनिटल रोल भी प्ले कर रही है क्योंकि स्पर्म्स भी उसी में से पास आउट हो रहे हैं और यूरिन भी उसी में से पास आउट हो रहा है। सो लास्ट क्वेश्चन, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द यूट्रस इज कॉल्ड अल्फा पेरीमीट्रियम, बीटा एंडोमीट्रियम, चार्ली मीजोमीट्रियम एंड डेल्टा मायोमीट्रियम। तो जो आउटर मोस्ट लेयर है बेटे ये पेरीमीट्रियम कहलाती है। अल्फा में ये नाम इसका दिया गया है, आउटर मोस्ट लेयर पेरीमीट्रियम। जो सेंट्रल या इंटरमीडिएट लेयर है वो मायोमीट्रियम और जो इनर मोस्ट लेयर है वो है एंडोमीट्रियम। तो यहां आंसर बनेगा पेरीमीट्रियम क्योंकि आउटर मोस्ट लेयर हमसे पूछी गई है। सो इसके साथ ही आज की हमारी डिस्कशन मुकम्मल हुई। अल्लाह हाफिज।